इंसानी इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बड़ा युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध। पर सोचने वाली बात यह है कि ये अचानक से नहीं हुआ था। ये कोई एक दिन में भड़की हुई आग नहीं थी, बल्कि ये तो डोमिनोज की एक लंबी लाइन की तरह था, जहां एक के गिरने से दूसरा गिरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डोमिनोज आखिर गिरे कैसे। और ये बात बिल्कुल सही है। कोई एक वजह नहीं थी। असल में ये कई छोटी छोटी घटनाओं, गलत फैसलों और हालातों की एक पूरी चेन थी, जिसने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से जंग के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? वो पहला डोमिनो कौन सा था जिसने इस तबाही की शुरुआत की? खैर, इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। उसी के मलबे में अगले महायुद्ध के बीज बोए जा चुके थे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 में, वर्साई की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ। कहने को तो ये एक शांति समझौता था जो पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए बनाया गया था, पर असल में इसी समझौते ने एक और भी बड़े और भयानक युद्ध की नींव रख दी थी। जरा सोचकर देखिए, इस संधि ने पूरे युद्ध का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर डाल दिया। इसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था, एक ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं, बल्कि वक्त के साथ और गहरा होता गया। और बात सिर्फ अपमान पे खत्म नहीं हुई। जर्मनी पर 33 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 270 अरब डॉलर बनते हैं। मतलब इतनी बड़ी रकम कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। लाखों लोग गरीबी और बेबसी की खाई में धकेल दिए गए। इसका असर तो तुरंत और बहुत भयानक था। जर्मनी में महंगाई आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष छू रही थी। हालत ये थी कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरी बोरियां और ठेले लेकर जा रहे थे। साल 1922 में एक ब्रेड की कीमत थी 160 मार्क्स। लेकिन रुकिए, असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। बस एक साल बाद उसी एक ब्रेड की कीमत हो गई 200 अरब मार्क्स। जी हां, 200 अरब। ये सिर्फ महंगाई नहीं थी, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश था। देश टूट चुका था और लोगों की उम्मीदें भी। और देखिए, जब भी कोई समाज इतना टूटता है, इतनी निराशा और अपमान से गुजरता है, तो वो एक ऐसे नेता की तलाश करता है जो उसे इस हालात से निकालने का वादा करे। और जर्मनी के लिए यही वो माहौल था जिसने अडॉल्फ हिटलर के लिए दरवाजे खोल दिए। हिटलर ने लोगों की इसी निराशा और गुस्से का फायदा उठाया। उसने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला दिया, एक दुश्मन। उसने कहा कि जर्मनी की सारी समस्याओं की जड़ देश के अंदर ही है, यहूदी, समाजवादी। और जब लोग हताश होते हैं तो ऐसे आसान जवाबों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। पर हिटलर का प्लान सिर्फ देश के अंदर दुश्मन बनाने तक ही सीमित नहीं था। उसकी एक और बड़ी विचारधारा थी, लेबेन्सरैम। इसका मतलब था रहने के लिए जगह। मतलब उसका मानना था कि जर्मन नस्ल को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और ये जमीन वो दूसरे देशों को जीतकर हासिल करेगा, चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और बस हिटलर ने जो कहा वो करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां तोड़नी शुरू कर दी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे ब्रिटेन और फ्रांस बस देखती रहीं। देखिए कैसे 1935 में उसने फिर से सेना बनानी शुरू कर दी, जो कि वर्साई की संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था। फिर 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा सुडेटनलैंड मांग लिया। और हर बार ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा, चलो ये दे देते हैं, शायद अब वो शांत हो जाएगा। पर उनकी ये सोच बहुत बड़ी भूल साबित हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो हिटलर को शांत नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे अगला हमला करने के लिए और ज्यादा मजबूत बना रहे थे। क्योंकि हिटलर की भूख जमीन के एक छोटे से टुकड़े से मिटने वाली नहीं थी। अब अगला डोमिनो गिरने वाला था, और इस बार इसकी आवाज पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली थी। और फिर आई वो तारीख, 1 सितंबर 1939। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने अल्टीमेटम दिया, पीछे हटो वरना जंग होगी। हिटलर ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस अब सब कुछ बदल चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और ये कोई आम हमला नहीं था,
जर्मनी ने एक नई खतरनाक रणनीति अपनाई थी, ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये एक ऐसा तूफान था जो टैंकों, हवाई जहाज़ों और सैनिकों को एक साथ लेकर आता था और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही तबाह कर देता था। ये काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल और घातक तरीका था। स्टेप 1, टैंक, जिन्हें पैंजर कहते थे, तेजी से हमला करके दुश्मन की लाइन तोड़ देते थे। स्टेप 2, ऊपर से हवाई जहाज यानी लुफ्टवाफे बमबारी करके सपोर्ट देते थे। और स्टेप 3, पैदल सेना आकर उस इलाके पर कब्जा कर लेती थी। सब कुछ इतनी तेजी से होता था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। लेकिन इस रफ्तार के पीछे एक और भी गहरा और चौंकाने वाला राज था, एक गुप्त सामग्री। इसका नाम था पेरविटीन। ये एक दवा थी जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। जी हां, जर्मन सोल्जर्स को यह ड्रग दिया जाता था ताकि वो कई दिनों तक बिना सोए, बिना खाए और बिना थके लड़ते रह सके। और इस रणनीति का नतीजा? पूरा यूरोप आग की लपटों में घिर गया। पोलैंड कुछ ही हफ्तों में हार गया। फिर डेनमार्क और नॉर्वे की बारी आई। बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब एक एक करके गिरते गए। और फिर फ्रांस, जिसे यूरोप की सबसे मजबूत ताकतों में से एक माना जाता था, वो भी सिर्फ 6 हफ्तों में हार गया। देखते ही देखते पूरा यूरोप हिटलर के कब्जे में आ चुका था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, नाजी जर्मनी को कोई नहीं रोक सकता, तब एक आवाज गूंजी। ये आवाज थी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ब्रिटेन लड़ेगा, हर जगह लड़ेगा, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेगा। आप सोचिए, पूरा यूरोप हिटलर जीत चुका है और उसके सामने खड़ा है सिर्फ एक अकेला द्वीप, ब्रिटेन। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक अकेला द्वीप इस तूफान के सामने कैसे टिक सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के एक और दिलचस्प पन्ने की तरफ ले जाता है।